और इज्जत बच गई रोहित और विराट की, क्योंकि अगर इंडिया ये मैच हार जाता तो इन दोनों के तो इंडिया में पुतले जल रहे होते। विक्रांत गुप्ता टीवी के ऊपर दहाड़ रहा होता कि ये क्या किया इन लोगों ने। और अगर कहीं खुदा ना खास्ता पाकिस्तान हार जाता तो सिकंदर बख्श जैसे बाहर आते और बाबर को ना सिर्फ उसकी पुअर कप्तानी की वजह से हटाने का मुतालबा करते बल्कि बाबर को टीम से ही ड्रॉप करने का मुतालबा कर देते। बहरहाल बहुत सारों की इज्जत बच गई और हमारे दिल की धड़कनें नॉर्मल रही। आज के मैच पे कुछ बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। दोस्तों, आज का मैच बज़ाहिर अबेंडन हो गया, नो रिजल्ट हो गया और एशिया कप में ये दूसरी बार हुआ है जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो अबेंडन हुआ है। और इत्तेफाक से दोनों दफा ये मैच श्रीलंका में ही अबेंडन हुआ है। लेकिन एक इनिंग में ही दोनों टीमों के पास कुछ सिल्वर लाइनिंग है और कुछ पुअर परफॉर्मेंस हैं जिनको बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस किया जा सकता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो आज इंडिया की बैटिंग लाइन पे जिस पे बात होती है कि इंडिया की बैटिंग लाइन बहुत जबरदस्त है। 66 पे 4 के बाद बाउंस बैक करना और स्कोर को 266 तक लेके जाना, वो भी पाकिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ कोई मामूली काम नहीं है। यकीनन ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने बहुत शानदार बैटिंग की है और इस मैच को एक तरीके से ऐसे जोन में ले गए जहां पे इंडिया जो है कंफर्ट जोन में था, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान की लीथल बॉलिंग जिसके ऊपर हमें बहुत नाज है, उन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल भी मायूस नहीं किया क्योंकि 10 के 10 विकेटें पेसर ले गए। 3 पेसर ने 10 विकेटें बांट ली और एक बार फिर पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन ने यह बात साबित की कि 50 ओवर के मैच में पूरी टीम को कैसे ऑल आउट किया जाता है। अब आते हैं वीक पॉइंट। अगर आप मैच को गौर से देखें तो रोहित और कोहली दोनों अंडर प्रेशर थे। दोनों पे साफ नजर आ रहा था कि उनके ऊपर ये घबराहट है कि उनको शाहीन आफरीदी और नसीम शाह को अर्ली विकेट नहीं देनी, लेकिन बदकिस्मती से वो दोनों क्लीन बोल्ड हो गए। जबकि रोहित शर्मा जिस बॉल पे आउट हुआ है वो शायद मैच की सबसे खूबसूरत और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल थी। विराट कोहली बैड लक गलत लाइन पे खेलने गया, गेंद बैट से लग के वापस आई है। लेकिन बहरहाल इंडिया के 2 सबसे महान बैट्समैन जो हैं वो इंतहाई चीप स्कोर पे आउट हो गए और ये वो मुकाम था जहां पे हम पाकिस्तानियों के दिल जो है खुशी से उछल रहे थे, क्योंकि यही तो हम चाहते थे कि शाहीन आफरीदी विराट कोहली और रोहित शर्मा को जल्दी आउट कर दे। और ले जनाब, विराट कोहली और रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए। रोहित और कोहली ने 11 और 4 रन बनाए। उसके बाद शुभमन गिल और शहरियार अय्यर 10 और 14 रन बना के पवेलियन चलते बने और यूं इंडिया की टीम 66 पे 4 आउट थे। ऐसा लग रहा था तारीख अपने आप को दोबारा दोहरा रही है और इस बार बैटिंग फर्स्ट में दोहरा रही है। इंडिया की असल बैटिंग लाइन, इंडिया की पावरफुल बैटिंग लाइन, वो इंडिया जिसके बैट्समैन 200 रन बनाने में एक्सपर्ट है, उसमें से 4 अजीम बल्लेबाज जो हैं सिर्फ 66 रन के स्कोर के ऊपर पवेलियन पहुंच चुके हैं। और यहां से हम पाकिस्तानियों को लगा अब पाकिस्तान के हाथ में यह मैच मुकम्मल तौर पे आ गया है। इंडिया 150 और 180 के दरमियान कहीं जाके आउट हो जाएगा और उसके बाद हम ये मैच बहुत आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन यहां एक चीज अहम थी, वो ये कि ये रेन इंटरप्टेड मैच था, ओवरकास्टेड था, कल से ही पता था कि मैच होगा और इस वजह से इंडिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में पहले बैटिंग कर लेना बेहतर होता है। क्योंकि बाद वाली टीम पे एक तो स्कोर का दबाव होता है, दूसरी बात हर बार बारिश के वक्फे के बाद सारा टारगेट चेंज हो जाता है और आपको अपना सारा गेम प्लान रिवाइज करना पड़ता है। तो ये एक इंडिया की तरफ से बहुत अच्छी टेक्निक थी। वैसे भी पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीत के कौन पाकिस्तान को बैटिंग की दावत देता है। यहां पे बाबर की बैड लक थी, लेकिन उसके बाद 4 विकेटें लेने के बाद यहां से बाबर की कप्तानी का इम्तिहान शुरू हुआ, क्योंकि बाबर के पास 3 फास्ट बॉलर थे और 3 स्पिनर थे। चौथा स्पिनर इफ्तिखार भी मौजूद था। इंडिया 4 फास्ट बॉलर के साथ आया था, सिराज, बुमराह, ठाकुर और पांड्या, जबकि पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर के साथ आया था। नवाज का मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नवाज किसी भी तरीके से इमाद वसीम का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता और इस मैच में नवाज की जगह नहीं बनती थी। फहीम अशरफ और मोहम्मद वसीम हमारे पास बेंच पे बैठे थे और हम आसानी से इन दोनों में से किसी एक को नवाज की जगह ऐड कर सकते थे। बहरहाल ये टीम प्लानिंग थी। उसके बावजूद जो भी रिसोर्सेज थे, बाबर ने इस पॉइंट के ऊपर बजाय इसके कि ये प्लानिंग करता कि किस तरह से इंडिया के बैट्समैनों की मजीद आगे 3-4 विकेट ली जाए,
उसके बजाय उसने इस बात का फैसला करना शुरू कर दिया कि आखिर के 10 ओवर कौन कराएगा, और यहां से इंडिया की टीम को एक बड़ा ब्रीथर मिला। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहूंगा कि ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की जो इनिंग थी वो किसी भी तरीके से हल्की थी, बहुत शानदार इनिंग खेली उन्होंने। और ऐसे ही मौकों पे बड़े खिलाड़ियों का पता चलता है, असल मुकाबला तो मैदान में उसी वक्त पता चलता है जब टीम को जरूरत हो, उस वक्त आप सीना तान के खड़े हो जाएं। और ईशान किशन और हार्दिक पांड्या दोनों सीना तान के खड़े हो गए, और उसके बाद हमारी बॉलिंग लाइन के पास इन दोनों का कोई जवाब नहीं था जब तक कि ईशान किशन आउट नहीं हुआ है। लेकिन जब ईशान किशन आउट हुआ है तो इंडिया 200 कर चुका था। इंडिया ने 37वें ओवर में 200 किए हैं और 38वें ओवर में ईशान किशन हारिस रऊफ की बॉल पे आउट हुआ है। लेकिन उसके बावजूद हार्दिक पांड्या स्कोर को 239 तक पहुंचा गया, और यहां पे ये मैच जो है साफ पता चल रहा था कि अब ये मैच इंडिया की जानिब जाना शुरू हो गया है, क्योंकि 250 प्लस स्कोर इस तरह के ओवरकास्टेड कंडीशन में किसी भी तरीके से फेवरेबल नहीं था और पाकिस्तानी टीम के लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल हो गई। लेकिन यहां पे मैं अगेन फिर एक बार पाकिस्तान की बॉलिंग सुपरमेसी आती है। 40th ओवर के इख्तिताम पे इंडिया के 221 पे 5 आउट थे। आखिर के 10 ओवर में इंडिया के 5 खिलाड़ी बाकी थे। पांड्या क्रीज पे मौजूद था। जडेजा की बैटिंग के मामले में कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन यहां पे हमारे बॉलर्स ने अगले 8.5 ओवर्स में सिर्फ 45 रन देके 5 विकेटें हासिल की, और यूं इंडिया को कम से कम इन्होंने 300 का टारगेट नहीं करने दिया, लेकिन एक बहुत हैंडसम टारगेट 266 का अचीव किया, जो कि पाकिस्तान के लिए बहरहाल किसी भी तरीके से परेशान कुन होता, सिवाय इसके पाकिस्तान के शुरू के टॉप 3 जो है इस मैच को बहुत अच्छे पोजीशन पे लेके जाते। अदरवाइज अगर कहीं पे भी छोटा सा क्लैप्स होता तो ये टारगेट अनचेजेबल हो जाता। पाकिस्तान की जानिब से अगर बात करें तो शाहिद आफरीदी का दौर जहां से खत्म होता है, शाहीन आफरीदी का दौर वहीं से शुरू होता है। अगर शाहीन आफरीदी इस बात के लिए मशहूर है कि वो अर्ली विकेट लेता है, तो अब हर टीम के ओपनर जो हैं वो ये सोचते हुए आएंगे कि शाहीन का शिकार कौन बनेगा। आज रोहित शाहीन का शिकार बना, ठीक है, पहले ओवर में नहीं बना, लेकिन शाहीन का दूसरा और मैच के तीसरे ओवर में बना। और दूसरी तरफ हारिस रऊफ की फास्ट पेस और नसीम शाह की नपी तुली बॉलिंग, इन तीनों बॉलर्स ने बहुत शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है। शाहीन आफरीदी ने विकेटें भी ज्यादा ली हैं और रन भी कम दिए हैं, 35 रन देके 4 विकेटें ली हैं, जबकि हारिस रऊफ ने रन ज्यादा दिए, 58 रन देके 3 विकेटें लिए हैं, और नसीम शाह ने फिर रन कम देके 3 विकेटें लिए, 36 रन देके 3 विकेटें लिए। लेकिन हारिस की विकेटें भी अहम थी। शुभमन गिल और ईशान किशन की विकेट जो थी, मेरे ख्याल में हारिस के लिए सबसे प्रीमियर विकेट थी, क्योंकि अगर ईशान किशन उस पॉइंट पे आउट नहीं होता तो इंडिया बहुत आसानी से स्कोर को 320 तक भी पहुंचा देता, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। ईशान किशन के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या बहरहाल अकेला पड़ गया था और सारा दबाव उसके ऊपर आ गया था कि मारना भी उसी ने है और संभालना भी उसी ने है। लेकिन पाकिस्तान के स्पिनर में, अब जब से मैंने एशिया कप में बात शुरू की है, स्क्वाड के ऊपर बात की है, तो हर बार मैंने ये बात कही है कि पाकिस्तान के पास वो स्पिन अटैक नहीं है जिसको स्पेशलिस्ट स्पिनर कहते हैं। जैसे आज इंडिया ने एक स्पेशलिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव को खिलाया, जबकि जडेजा भी जो है वो एक मुस्तनद स्पिनर है, जबकि शादाब और नवाज ये दोनों किसी भी तरीके से स्पेशलिस्ट स्पिनर की कैटेगरी में फॉल नहीं करते। ये एक अच्छे यूटिलिटी बॉलर हैं, मिडल ऑफ द इनिंग ये विकेट लेते हैं, लेकिन कभी ये विकेट लेते हैं और कभी ये विकेट नहीं लेते। लेकिन ये सही अजमल नहीं है कि ये आपको विकेटें लेके लाजमी देंगे। यहां पे हम शायद अपने स्क्वाड में लेग कर रहे हैं, हमारे पास इस वक्त स्पेशलिस्ट स्पिनर की बहुत सख्त कमी है, और आज तो स्पिनर की जगह फास्ट बॉलर की गुंजाइश थी और हम इनमें से किसी एक को ड्रॉप कर सकते थे। शादाब बहरहाल ज्यादा बेहतर है, शादाब की बॉलिंग भी बेहतर है और शादाब की बैटिंग भी बेहतर है, और वो एक मैच विनर प्लेयर है। मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज मैच विनर नहीं है, लेकिन शादाब और नवाज में से अगर पिक करना हो तो जाहिर है शादाब की चॉइस बनती है। और इसी तरह से फहीम अशरफ और वसीम जूनियर को अगर पिक करना हो तो अगर आपको बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए हो तो आप फहीम अशरफ की तरफ जाएंगे, और अगर आपको फास्ट बॉलर ऑलराउंडर चाहिए तो आप वसीम जूनियर की तरफ जाएंगे, क्योंकि वसीम जूनियर की जो स्पीड है वो भी 140 प्लस की स्पीड है, और वो किसी तरह से बॉलिंग में वो किसी भी तरीके से ऑलराउंडर बॉलर नहीं बल्कि स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर। दुनिया में बाकी मुल्कों में इस तरह के जो बॉलर होते हैं वो मेन बॉलर के तौर पर भी खेल रहे होते हैं। बहरहाल अगर ये मैच पूरा होता तो शायद बहुत ज्यादा काटे का होता, पल पल बदलती सूरत आ जाती, क्योंकि एक इनिंग के अंदर ये मैच ने इतने रंग बदले हैं, तो सोचे दूसरी इनिंग का क्या रंग होता। अब पाकिस्तान और इंडिया अगले संडे को 10 तारीख को कोलंबो में टकराएंगे, तो फिर दोबारा इसी जोश और जज्बे के साथ
हम प्रीव्यू भी बनाएंगे और मैच के बाद मैच पे तबसरा भी करेंगे। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।